Hello everyone, I'm Surbhi Reza and I welcome you to the official channel of Bansal Academy. So हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज में आज है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10 विच इज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ट्रांसक्रिप्शन वैसे तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जहां से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं मैक्सिमम, वो यहाँ पर है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. सो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए विच इज CSNet लाइफ साइंस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगी PDF नोट्स, जो भी हमारे यहाँ पे अपकमिंग लेक्चर्स रहने वाले हैं या फिर जो भी अभी लेक्चर्स हो चुके हैं, इन सब के PDF नोट्स आपको प्रोवाइडेड रहेंगे. इसी के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे. तो जो भी आपका रिलेटेड कंटेंट है वो आपको इस ग्रुप में मिलेगा. सो जो भी वीडियोस हमारी रहने वाली हैं वो आपको मिलेगी हमारे चैनल CSNet लाइफ साइंस बंसल एकेडमी. सो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिलने वाली है, या फिर जो भी आपका एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन है या जो भी आपके PhD एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, सब नोटिफिकेशन या फिर जो भी डिटेल है एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा. और हमारी ऐप है टेक बाय बंसल एकेडमी, जो आपको प्ले स्टोर पर इजिली मिल जाएगी. तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है एक फ्री टेस्ट सीरीज विद लाइव स्कोर, जहां पर आप टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने लाइव स्कोर को इमीडिएट चेक कर सकते हो. आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, यूनिट वाइज आप कितना स्कोर कर रहे हो, और प्लस में मॉक टेस्ट भी वहां पर प्रोवाइडेड है, तो आप ओवरऑल कितना स्कोर कर रहे हो. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो यहाँ पर होगा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. और ये टॉपिक भी आपका जो लिया गया है वो है आपकी वॉटसन बुक से ही, वहां से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. तो स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक प्रमोटर. अब सबसे पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि जब हम यूकैरियोटिक प्रमोटर की बात करते हैं, प्रमोटर वी नो दैट कि वो वाला पार्ट होगा जहां पर RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं. अब जब हम यहाँ पर यूकैरियोट्स में बात करते हैं, यूकैरियोट्स में हमारे पास यहाँ पर होता है कोर प्रमोटर. ठीक है, हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, कोर प्रमोटर यहाँ पर देखते हैं. कोर प्रमोटर होगा, कोर प्रमोटर वो रीजन होता है DNA का जहां पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है देन दी प्रोकैरियोट्स. तो उसको बट हम इजी तरीके से समझेंगे यूकैरियोट्स में कैसे होता है. तो यूकैरियोट्स में यहाँ पर क्या होता है, कोर प्रमोटर्स होते हैं. कोर प्रमोटर बेसिकली ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे सीक्वेंस होते हैं DNA में जहां पर क्या बनता है, जहां पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा कोर प्रमोटर. अब ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर बाइंड करेंगे. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करेंगे और वो यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. तो DNA का वो पार्ट जहां पर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोर प्रमोटर यहाँ पर बोलते हैं. अब ये जो कोर प्रमोटर है ना, कोर प्रमोटर इंपॉर्टेंट किस बेसिस पर है, क्योंकि यहां पर हम कोर प्रमोटर की लोकेशन यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, कि कोर प्रमोटर कैसे प्रेजेंट होंगे. अब जैसे हमने समझा था कि जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगी. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के सीक्वेंस यहाँ पे अपस्ट्रीम सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस. तो अब ये जो कोर प्रमोटर है, कोर प्रमोटर जो प्रेजेंट होता है ये होता है अपस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा अपस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. तो ये क्या है, दिस इज द कोर प्रमोटर. अब यहाँ पर भी एक कैच है, मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, कंफ्यूजन कैसे यहाँ पर होगी. अब स्टेटमेंट यहाँ पे ये बनेगी, यहां से बनती है, कोर प्रमोटर ऑलवेज प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. दिस इज द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखो यहाँ पे क्या है, मतलब हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है. मतलब जो कोर प्रमोटर्स है ये ऑलवेज प्रेजेंट होंगे अपस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, ऑलवेज जो कोर प्रमोटर्स हैं वो अपस्ट्रीम पोजीशन पर नहीं होते,
यहाँ पर एक ऐसा प्रमोटर भी होता है जिसमें जो कोर प्रमोटर होगा, ठीक है, वो कोर प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डाउनस्ट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। तो डाउनस्ट्रीम पोजीशन पर भी कोर प्रमोटर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये ऐसा बनेगा कि जो कोर प्रमोटर है, कोर प्रमोटर इज प्रेजेंट either to the upstream of transcription start site or downstream of the transcription start site। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। जनरली जब भी हम प्रमोटर की बात करते हैं, हमने जैसे प्रोकैरियोटिक प्रमोटर भी देखा था, वहां पर हमने देखा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगा उसके अपस्ट्रीम पर ही प्रमोटर है, मतलब -10 बॉक्स पे इधर था एंड -35 बॉक्स पे यहां पर था। अब यूकेरियोट्स में हम कोर प्रमोटर्स बोल रहे हैं। अब ये जो कोर प्रमोटर्स है ये अपस्ट्रीम पर भी हो सकते हैं और ये डाउनस्ट्रीम पर भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं ना, हम यहाँ पे देखने वाले हैं आरएनए पोल 2 प्रमोटर्स, हम देखेंगे आरएनए पोल 1 प्रमोटर्स और हम देखेंगे आरएनए पोल 3 प्रमोटर। तो आरएनए पोल 3 में भी, आरएनए पोल 3 के भी फर्दर प्रमोटर यहाँ पर होते। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा ये देखू ना, मतलब एक जनरल क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम करें, गुड इवनिंग रश्मि। देखो देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, ये प्रमोटर यहाँ पर है, ठीक है। प्रमोटर में भी हम क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर मतलब यूकेरियोट्स में 3 प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट है। वन इज आरएनए पोल 1 प्रमोटर हुआ, सेकेंड इज आरएनए पोल 2 प्रमोटर एंड थर्ड इज आरएनए पोल 3 प्रमोटर, मतलब एक ऐसे प्रमोटर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, सेकेंड प्रमोटर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए पोल 2 एंजाइम, थर्ड इज विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए पोल 3 एंजाइम। तो आरएनए पोल 1 प्रमोटर्स होंगे, आरएनए पोल 1 प्रमोटर्स ये प्रेजेंट होते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। आरएनए पोल 2 प्रमोटर प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जब हम पोल 3 की बात करते हैं, पोल 3 में यहां पर 3 टाइप के प्रमोटर यहां पर आते हैं। वन इज टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर, सेकेंड इज टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर, थर्ड इज टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 डाउनस्ट्रीम प्रमोटर। तो 3 टाइप के प्रमोटर पोल 3 में होते हैं, जिसमें से 1 और 2 जो टाइप है ये कहां पे प्रेजेंट होगा, अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होगा, और जो टाइप 3 है ये प्रेजेंट होता है डाउनस्ट्रीम पर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अब डिफरेंट टाइप के प्रमोटर्स जो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट है, अपस्ट्रीम, और ये प्रमोटर है, ये एक एक्सेप्शन इसे बोल सकते हैं कि ये प्रमोटर कहां पर होता है, डाउनस्ट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स प्रेजेंट आइदर टू द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी कि जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर ऑलवेज प्रेजेंट टू द अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। तो प्रमोटर में हम यहां पर बात करते हैं यूकेरियोट्स में कोर प्रमोटर्स की। कोर प्रमोटर ऐसे यहां पर हो सकता है आरएनए पोल 1 कोर प्रमोटर, आरएनए पोल 2 कोर प्रमोटर्स, आरएनए पोल 3 कोर प्रमोटर्स, ठीक है। तो अब कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर देखते हैं प्रमोटर के बारे में। तो देखो सिंपल सा है कि जो यूकेरियोटिक कोर प्रमोटर्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं मिनिमल सेट ऑफ सीक्वेंस एलिमेंट्स, जो किसके लिए रिक्वायर्ड यहाँ पर होंगे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड है। और इनिशिएशन यहाँ पर हम किसके देख रहे हैं, आरएनए पोल 2 एंजाइम की, क्योंकि बेसिकली जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं हम यहाँ पे एमआरएनए का यहाँ पर देखते हैं कि एमआरएनए कैसे सिंथेसाइज होता है, और वो आरएनए पोल 2 से यहाँ पर होता है। और जो कोर प्रमोटर यहाँ पर होता है ये कितने होते हैं, अराउंड 40 to 60 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर होंगे, ठीक है। कहां पर एक्सटेंड करते हैं, आइदर टू द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पोजीशन पर यहाँ पर होते हैं, जैसे अभी बताया। और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर होता है वो कहां पर असेंबल करता है, कोर प्रमोटर पर असेंबल करेगा, ठीक है। तो प्रमोटर यहाँ पर क्या होता है, कोर प्रमोटर, यहाँ पे कोर प्रमोटर होंगे जो इधर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम कोर प्रमोटर्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो कोर प्रमोटर में देखो यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। जैसा भी देखा मिनिमल सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट में जैसे यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पर आ सकता है BRE, ठीक है। BRE इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B रिकॉग्निशन एलिमेंट, ठीक है। ये सीक्वेंस एक कोर प्रमोटर में प्रेजेंट हो सकता है, BRE सीक्वेंस हो सकता है,
एक यहाँ पर हो सकता है टाटा बुक्स यहाँ पर हो सकता है, या फिर टाटा सीक्वेंस यहाँ पर हो सकता है, जैसा हम प्रोक्योरेट्स में भी देखते हैं -10 बुक्स। और यहाँ पर क्या हो सकता है, INR यहाँ पर हो सकता है, INR यहाँ पर होगा, ये है इनिशिएटर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है DPE, DPE यहाँ पर है डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, ठीक है, ये होगा डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट होगा। और एक यहां पर हो सकता है DCE, DC इज डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट, DC इज डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट। और एक यहां पर हो सकता है MTE, ठीक है, MTE इज मोटिव 10 एलिमेंट, ठीक है, मोटिव 10 एलिमेंट। तो ये सब एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कोर प्रमोटर, कि कोर प्रमोटर में कौन कौन से सीक्वेंस हो सकते हैं, BRE टाटा बुक्स, INR इनिशिएटर, DPE, DCE एंड MTE, ये सब सीक्वेंस यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे बात की, जैसे ये यहां पर होगा, ये यहां पर है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के यहां पर अपस्ट्रीम पर क्या प्रेजेंट है, अपस्ट्रीम पर यहां पे प्रेजेंट होंगे कोर प्रमोटर, हेलो गोरी, गुड इवनिंग विश्वेंद्रा। यहां पर कोर प्रमोटर प्रेजेंट है, कोर प्रमोटर में सीक्वेंस क्या हो सकता है, BRE टाटा बुक्स हो सकता है, इनिशिएटर DPE, DCE एंड MTE, ये सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, मतलब जब हम यूकैरियोटिक प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक प्रमोटर में एक तो यहाँ पे कोर प्रमोटर पार्ट होगा, जहां पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जहां पे बाइंड करेंगे वो कोर प्रमोटर होगा। बट यहां पर क्या होता है, कोर प्रमोटर के साथ यहां पर एक और सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है रेगुलेटरी सीक्वेंस। कोर प्रमोटर के साथ ही यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। और ये रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है अपस्ट्रीम टू दी कोर प्रमोटर, ठीक है, कोर प्रमोटर के अपस्ट्रीम पर रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। तो देखो जैसे ये प्रमोटर यहां पर हुआ, कोर प्रमोटर हो सकता है, दूसरा यहां पे क्या होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। कोर प्रमोटर की जो लोकेशन है वो कहां पर हो सकती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है ये अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है। अपस्ट्रीम किसके यहां पर होगा, कोर प्रमोटर के अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है ना, रेगुलेटरी सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जहां पर एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर जाके बाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल सा वो देखते हैं ना, हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होगी, एक्टिवेटर्स एक्टिवेट करने का काम करेंगे, रिप्रेसर रिप्रेस करने का काम करेंगे। तो जो सीक्वेंस जहां पर एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर आके बाइंड करते हैं उन्हें हम रेगुलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। और ये सीक्वेंस कहां पर प्रेजेंट है, कोर प्रमोटर के अपस्ट्रीम पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कोर प्रमोटर पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे असेंबल होता है, जिसमें यहाँ पे BRE टाटा इनिशिएटर जैसे भी बताया, DPE यहाँ पर हो सकता है, DCE यहाँ पर हो सकता है एंड MTE यहाँ पे इंक्लूड होता है। और रेगुलेटरी सीक्वेंस में जैसे यहाँ पर आता है USS यहाँ पर आते हैं, अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंस, एनहांसर्स आते हैं, साइलेंसर्स यहाँ पर होंगे, इंसुलेटर, बाउंड्री एलिमेंट्स, प्रमोटर प्रोक्सिमल एलिमेंट्स, जहां पर एक्टिवेटर और रिप्रेसर आके बाइंड करेंगे, ठीक है। तो इनका काम होगा ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे TSS यहां पर हुआ, यहां पर कुछ कोर प्रमोटर यहां पर आए और इधर यहां पे क्या प्रेजेंट होंगी, रेगुलेटरी सीक्वेंस, जहां पर एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर बाइंड करेंगे और यहां पर डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे और जो यहां पर क्या बनाने वाले हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट होती है यूकैरियोटिक प्रमोटर की, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे एक बेसिक सा कंसेप्ट देखा कि जो यूकैरियोटिक प्रमोटर्स यहाँ पर होंगे, कोर प्रमोटर, रेगुलेटरी सीक्वेंस यहाँ पर होंगे। अब हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे RNA पोल 2 प्रमोटर्स की, ठीक है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं RNA पोल 2 प्रमोटर। तो RNA पोल 2 प्रमोटर में भी कोर सीक्वेंस यहाँ पर होगा, मतलब कोर प्रमोटर यहाँ पर होंगे। कोर प्रमोटर में जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, BRE यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, टाटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, INR यहाँ पे प्रेजेंट होगा, DPE प्रेजेंट होगा, ठीक है, MTE यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड DCE, ये सब यहाँ पे कोर प्रमोटर, ये सब प्रेजेंट होते हैं किसमें, RNA पोल 2 प्रमोटर में।
जैसे देखो अब हम सीक्वेंस की अरेंजमेंट देखें, देखो ये यहाँ पर है पोल टू प्रमोटर। अब देखो पोल टू प्रमोटर में अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पे टाटा, ठीक है, टाटा यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पे BRE यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पे INR इनिशिएटर यहाँ पर है, ये यहाँ पे DCE1 मतलब डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट यहाँ पर हुआ, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट सेकेंड यहाँ पर है, डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट थर्ड यहाँ पर हुआ, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम ये यहाँ पर हुआ DPE, ठीक है, DPE यहाँ पर हो जाएगा डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। अब यहीं पर ही इसके अपस्ट्रीम पर ही यहाँ पर मिलता है MTE मोटिव 10 एलिमेंट, ठीक है, मोटिव 10 एलिमेंट। तो ऐसे अरेंजमेंट होती है कोर प्रमोटर की, या फिर जो RNA पोल टू प्रमोटर होगा कुछ ऐसे सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो BRE है, BRE ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट, इसका सीक्वेंस देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका सीक्वेंस यहाँ पर होता है क्या होगा GGE, या फिर इसकी जगह पे यहाँ पे CCA यहाँ पर हो सकता है, CGCCC, मतलब ये बोल सकता है कि BRE यहाँ पे GC रिच सीक्वेंस हो, ठीक है। टाटा में देखो यहाँ पे क्या है TA यहाँ पे AT मतलब AOT की जगह पे कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, फिर A होगा, फिर AT के यहाँ पे कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर TA रिच सीक्वेंस यहाँ पर, इसलिए इसको टाटा यहाँ पे बोला। फिर यहाँ पे इनिशिएटर आता है। अब देखो इनिशिएटर इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो इनिशिएटर होता है ना, ये यहाँ पे ओवरलैप करता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को, ठीक है। जैसे देखो इनिशिएटर -2 से लेके +4 का जो सीक्वेंस यहाँ पर होगा इसको इनिशिएटर बोलेंगे, और इसी के बीच में यहाँ पर क्या आता है +1 यहाँ पर आता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहीं पर यहाँ पर होगा, और ये जो हमने DCE1, DCE2, DPE, DCE थर्ड यहाँ पे है, MTE, इन सब के देखो नाम में यहाँ पर है डाउनस्ट्रीम, तो ये सब कहाँ पे है TSS के डाउनस्ट्रीम पर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टाटा BRE ये कहाँ पे अपस्ट्रीम पोजीशन पर है, और ये सब एलिमेंट ये कहाँ पे प्रेजेंट है डाउनस्ट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब जैसे जो इनिशिएटर यहाँ पर होगा इसका सीक्वेंस देखो यहाँ पे क्या हो सकता है C या फिर T प्रेजेंट हो सकता है, C या फिर T हो सकता है, A यहाँ पर होगा, N मतलब यहाँ पे N न्यूक्लियोटाइड है, T या फिर A हो सकता है, C या फिर T हो सकता है, C या फिर यहाँ पे क्या T हो सकता है, या फिर सिंपल हम देखें तो यहाँ पे पिरिमिडिन होगा, A यहाँ पर हुआ, N मतलब यहाँ पे N न्यूक्लियोटाइड, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है A या फिर T यहाँ पर हो सकता है, फिर यहाँ पे पिरिमिडिन आया, फिर यहाँ पे पिरिमिडिन। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर होगा किसका, इनिशिएटर का, ठीक है। इनिशिएटर का सीक्वेंस होगा ऐसे कुछ यहाँ पर होगी, पिरिमिडिन A होगा, N मतलब N न्यूक्लियोटाइड, A या फिर T, फिर यहाँ पे पिरिमिडिन होगा। DCE में यहाँ पे सीक्वेंस होगा CTTC, DCE2 का CTGT, DPE का यहाँ पर होगा या तो GA प्रेजेंट होगा, GAT, CGTG, और यहाँ पे सीक्वेंस होगी AGC। तो वैसे तो एज सच इन सीक्वेंस को याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो सीक्वेंस ध्यान रखना है वो क्या देखना है, यहाँ पे टाटा वाला क्योंकि ये AT रिच यहाँ पर है, BRE GC रिच यहाँ पर होगा, और जो इनिशिएटर का ये सीक्वेंस याद रखना है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, पिरिमिडिन A, N मतलब N न्यूक्लियोटाइड, AT पिरिमिडिन होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं जो RNA पोल टू प्रमोटर में प्रेजेंट होते हैं। अब एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो क्या, जैसे हमने यहाँ पे BRE की फुल फॉर्म ही यहाँ पे क्या बोली थी, BRE यहाँ पे बोला था कि ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B रिकॉग्निशन एलिमेंट, ठीक है, इसको बोला था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B रिकॉग्निशन एलिमेंट। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 का मतलब ये है कि ये RNA पोल 2 का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर होगा। अगर RNA पोल 1 का कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा तो उसको TF1 बोला जाएगा, ऐसे यहाँ पे 3 का होगा तो TF3 यहाँ पे बोलेंगे। तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 मतलब जो RNA पोल 2 यहाँ पर होगा उसके डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं, जिसके अभी लिस्ट भी हम करेंगे। तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B यहाँ पर होगा वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, BRE को रिकॉग्नाइज करेगा। बाकी जितने भी यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं इनको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D यहाँ पर बाइंड करता है डिफरेंट टाइप के कोर एलिमेंट के साथ, और जो BRE के साथ बाइंड करेगा वो यहाँ पर होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ठीक है। तो अब ये चीज याद रखना है कि जो कोर एलिमेंट्स यहाँ पर मतलब जैसे इनिशिएटर है, DCE है, DPE है, या फिर BRE या फिर जो टाटा यहाँ पर होगा, इनके साथ कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग हो रही है, BRE के साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B बाइंड करेगा, बाकी जो रिमेनिंग प्रोमोटर्स हैं उनके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंड करता है। अब ये जो TBP है, TBP ये यहाँ पर होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ये है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर होगा,
और ये जो टीबीपी है ये भी पार्ट किसका है, ये पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का ही पार्ट है। ठीक है, जैसा भी हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो यहाँ पर इसके दो पार्ट होते हैं, टीबीपी TAF। तो जो टीबीपी है, टीबीपी स्पेसिफिकली टाटा जो एलिमेंट है उन्हीं के साथ ये बाइंड करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये टाटा के साथ ही बाइंड करेगा, टीबीपी जो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कोर सीक्वेंस यहाँ पर आता है, मतलब ये सीक्वेंस होंगी जो RNA पोल 2 में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने जैसे यहाँ पे बात की, ये हमने यहाँ पे बात की है कोर एलिमेंट की, या फिर हमने कोर प्रमोटर की यहाँ पे बात की। ठीक है, अब ये जो RNA पोल 2 प्रमोटर्स होते हैं, RNA पोल 2 प्रमोटर्स में यहाँ पर रेगुलेटरी सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं। और वो रेगुलेटरी सीक्वेंस अभी जैसे क्या कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होंगे। अब अपस्ट्रीम पे कैसे यहाँ पर होगा, जो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है, मतलब BRE के इधर की तरफ यहाँ पर क्या होंगे, अब रेगुलेटरी सीक्वेंस ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जैसे ये होगा यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये BRE यहाँ पर आया, यहाँ पर ये टाटा यहाँ पर होगा, यहाँ पर इनिशिएटर यहाँ पर होगा, +1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनिशिएटर में यहाँ पर आ जाएंगे DPE DCE यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे DPE होगा, MTE होगा। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो इसके अपस्ट्रीम में दो रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट है, एक यहाँ पर है GC बॉक्स और एक यहाँ पर है CAAT। ये दो यहाँ पे क्या है, रेगुलेटरी सीक्वेंस, यहाँ पर एक GC बॉक्स है और एक CAAT। अब जो ये CAAT बॉक्स होगा इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, एक्टिवेटर यहाँ पर आता है NF1 एंड NF4। ये एक्टिवेटर होगा जो CAAT के साथ बाइंड करता है। और ये जो GC बॉक्स होगा इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो एक्टिवेटर यहाँ पर आता है वो कौन सा होता है, SP1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेटर होगा SP1 यहाँ पर बाइंड करेगा, क्योंकि ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है, इनका काम यहाँ पे होगा रेगुलेट करने का। ठीक है, रेगुलेशन यहाँ पे करेंगे। तो सिंपल सा जो RNA पोल 2 प्रमोटर्स होंगे उसमें BRE, टाटा, इनिशिएटर, ये सब सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और दो यहाँ पे क्या है, रेगुलेटरी सीक्वेंस है, CAAT यहाँ पर होगा एंड GC बॉक्स यहाँ पर आता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या था, बेसिक सा था यहाँ पे प्रमोटर के बारे में। तो दो चीजें याद रखनी है प्रमोटर में, कोर प्रमोटर, रेगुलेटरी सीक्वेंस। कोर प्रमोटर में डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे बनते हैं जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिकॉग्नाइज करेंगे और यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। रेगुलेटरी सीक्वेंस होंगे जहां पर एक्टिवेटर रिप्रेसर जाके बाइंड करेंगे। डिफरेंट टाइप के रेगुलेटरी सीक्वेंस हो सकते हैं जिनका काम यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा इनिशिएशन। ठीक है, RNA पोल 2 इनिशिएशन यहाँ पे करेंगे। अब इनिशिएशन में यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में दो टाइप के फैक्टर यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर होंगे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, एक यहां पर होगा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और एक यहां पर हो जाएगा DNA बाइंडिंग फैक्टर्स। ठीक है, DNA बाइंडिंग फैक्टर्स या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेगुलेटर्स यहां पर होंगे। ठीक है, रेगुलेटर्स यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे फैक्टर्स में दो टाइप यहां पर आते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, DNA बाइंडिंग फैक्टर। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो यहाँ पर है इनका काम यहाँ पे क्या है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाना। ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाना इनका काम होगा। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ये यहाँ पर क्या है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसके अलावा जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2C यहाँ पर होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H यहाँ पर होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E है। तो ये सब यहाँ पे क्या, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे हम प्रोकैरियोट में सिग्मा फैक्टर करते हैं, सिग्मा वहां पे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो सेम यूकैरियोट्स में भी नंबर ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पर आता है, A B C D E, यहाँ पे D, ये सब यहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो DNA बाइंडिंग फैक्टर या फिर जो रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर यहाँ पे क्या होंगे, जैसे यहाँ पे कुछ मीडिएटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मीडिएटर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या फिर कुछ यहाँ पे क्रोमेटिन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्रोमेटिन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं जो क्रोमेटिन के साथ बाइंड करेंगे। तो कुछ रेगुलेटर यहाँ पर हो सकते हैं।
ठीक है। मीडिएटर यहाँ पर आ जाएगा, कुछ क्रोमेटिन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो दूसरे टाइप के फैक्टर्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं, जिसमें से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। तो ये एग्जाम्पल हम रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के कर रहे हैं। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में हमारा 2B, 2A, D ये सब फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं, जिसमें देखो यहाँ पर एक फैक्टर यहाँ पे CBF यहाँ पे क्या है, CEAT बाइंडिंग फैक्टर। CAT जैसे अभी हमने रेगुलेटरी सीक्वेंस किया था वहां पर जाके बाइंड करेगा, वो क्या यहाँ पे CBF यहाँ पर होगा। जैसे इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे क्या है, CEAT बाइंडिंग फैक्टर। किससे बाइंड करेगा, CEAT बॉक्स के साथ बाइंड करेगा। ऐसे यहाँ पर आता है C1CBP यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होता है एनहांसर बाइंडिंग प्रोटीन जो कैटबॉक्सी बॉक्स के साथ बाइंड करेगा। CREB यहाँ पर होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है साइक्लिक EMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन जो साइक्लिक EMP रिस्पॉन्सिव एलिमेंट के साथ जाके बाइंड करता है। SP1 यहाँ पर होगा, SPV40 और यहाँ पे लीड प्रमोटर बाइंडिंग प्रोटीन है GC बॉक्स के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आते हैं रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रेगुलेटरी फैक्टर यहाँ पर होंगे। तो अब यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा इनिशिएशन। तो अभी तक हमने देख लिया कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पर प्रमोटर्स आएंगे। प्रमोटर का देख लिया, कोर प्रमोटर, रेगुलेटरी सीक्वेंस होंगे, फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड सेकेंड यहाँ पर क्या आता है, रेगुलेटरी फैक्टर्स यहाँ पर होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनिशिएशन यहाँ पे कैसे होती है। ठीक है, इनिशिएशन में जैसे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर यहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D यहाँ पर होगा। अभी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है इसके यहाँ पर होता है 2 कंपोनेंट। ठीक है, दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D हैज 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट इज, one is TBP and other is TAF. TBP is टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, TBP is टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड TAF is TBP एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, TBP एसोसिएटेड फैक्टर। अब ये जो TBP है, TBP स्पेसिफिकली बाइंड्स टू टाटा बॉक्स। ठीक है, स्पेसिफिकली किससे बाइंड करता है, बाइंड्स टू दी, इसकी बाइंडिंग किससे होगी, बाइंडिंग टू दी टाटा बॉक्स। ये सिर्फ और सिर्फ टाटा बॉक्स के साथ बाइंड करेगा, ये और किसी एलिमेंट के साथ बाइंड नहीं करेगा। लेकिन जो TAF होता है, TAF इंटरेक्ट विद द अदर कोर एलिमेंट। ठीक है, ये किसके साथ बाइंड करता है, अदर कोर एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D 2 पार्ट्स, TBP, TAF। तो ये किसके साथ बाइंड करता है, ओनली विद द टाटा बॉक्स। एंड ट्रांसक्रिप्शन TAF जो यहाँ पर होगा ये अदर कोर एलिमेंट के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो जो TBP अगर टाटा नहीं प्रेजेंट होगा ना, देखो ऐसा होता है जो यहाँ पे RNA पोल 2 के प्रमोटर्स होता है ना, इसमें जो ये टाटा होगा, ठीक है, टाटा और जो यहाँ पे DPE है, ये DPE दोनों सेम नहीं प्रेजेंट होते, मतलब सेम प्रमोटर में नहीं प्रेजेंट होंगे। या तो टाटा प्रेजेंट होगा या फिर DPE प्रेजेंट होगा। ठीक है, कि जिससे एक जो प्रमोटर होगा, एक प्रमोटर में या तो क्या प्रेजेंट होगा, टाटा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, टाटा बॉक्स होगा, या फिर DPE प्रेजेंट होगा। ये दोनों सेम प्रेजेंट नहीं होते। अगर टाटा प्रेजेंट होगा तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए TBP यहाँ पर आएगा, और अगर DPE यहाँ पर होगा तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए TAF यहाँ पर होंगे। ठीक है, और टोटल अराउंड 10 TAF होते हैं। TAF जो यहाँ पे एसोसिएटेड होती है, जो आके बाइंड करता है अदर कोर एलिमेंट के साथ, यहाँ पे क्या करता है कि बाइंडिंग करते हैं। अब देखो जो TBP है, TBP अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब TBP की जो बाइंडिंग होती है ना, TBP एक प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन होगा ये यहाँ पर इसकी बीटा शीट्स यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे इंटरेक्ट करेगा ना, तो इंटरेक्शन में यहाँ पर इसकी जो बीटा शीट होती है, बीटा शीट यहाँ पर होगा, ये मतलब इसका सेकेंडरी फॉर्म बीटा शीट होती है। बीटा शीट ये क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करेगी विद दी माइनर ग्रूव ऑफ DNA। देखो ये कैसे इंटरेक्ट करता है, बीटा शीट प्लस में एक माइनर ग्रुप ऑफ DNA के साथ करता है। जैसे हमने सिग्मा का किया था, सिग्मा में क्या होता है कि वहां पे अल्फा हेलिक्स होता है और वो मेजर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर बीटा शीट यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं विद दी माइनर ग्रुप के साथ, माइनर ग्रुप के साथ, और ये क्या करती है, लोकल अनवाइंडिंग ऑफ DNA। ठीक है, जैसे ये इंटरेक्ट करती है कि यहाँ पे करती है लोकल अनवाइंडिंग ऑफ DNA।
बेसिकली जब टीबीपी बाइंड करता है ना, टीबीपी कर देता है बेंडिंग ऑफ डीएनए, ये फ्लैट कर देता है डीएनए की बेंडिंग यहाँ पे कर देगा, डीएनए को एक फ्लैट स्ट्रक्चर कर देगा जिससे लोकल अनवाइंडिंग वहां पर हो जाती है, बेंडिंग ऑफ डीएनए होगा। या फिर जो टीबीपी यहाँ पर होता है ना, इसके यहाँ पर क्या होता है, 2 फिनाइल एलानिन रेसिड्यू होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरकैलेट करते हैं। ठीक है, इंटरकैलेट करेंगे इनटू डीएनए, डीएनए में इंटरकैलेट करेंगे एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग बेंडिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, ये क्या करता है, फिर स्ट्रॉन्ग बेंडिंग करता है यहाँ पे डीएनए की। ठीक है, और इंटरकैलेशन भी कैसे यहाँ पे बीटा शीट्स के फॉर्म में यहाँ पर हो रहा है, बीटा शीट है, माइनर ग्रुप में इंटरकैलेट करेगा, 2 फिनाइल एलानिन रेसिड्यू यहाँ पर है, डीएनए को बैंड कर देता है, स्ट्रॉन्ग बेंडिंग करेंगे। अब वहां पर क्या होता है, लोकल अनवाइंडिंग वहां पर हो जाती है। तो टीबीपी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, अनवाइंडिंग होगी। ठीक है, अब जैसे हम सिग्मा का करते हैं ना, सिग्मा में हमने -10 किया था, -10 में अनवाइंडिंग होती है। ठीक है, वहां पे फ्लिपिंग होती है, यहाँ पर इंटरकैलेशन होगा, इंटरकैलेशन से फ्लैट हो जाएगा डीएनए, बैंडिंग होगी और डीएनए की मेल्टिंग हो जाएगी, अनवाइंडिंग यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इसमें तो पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D यहाँ पर आया, जिसमें से टीबीपी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, और TAF अराउंड 10 TAF यहाँ पर होता है जो अदर कोर प्रमोटर के साथ जाके बाइंड करते हैं। अब इसके अलावा जैसे और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A जैसे यहाँ पर आता है। ठीक है, 2A यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B यहाँ पर आता है। जैसे देखो अभी मतलब इनके फंक्शन यहाँ पे देखते हैं। अब फंक्शन के लिए यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, टीबीपी कंपोनेंट, टीबीपी क्या करता है, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, टाटा बॉक्स को पॉसिबली इनिशिएटर सीक्वेंस को, और वहां पे जाके क्या करता है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है किसके लिए, फर्दर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B की बाइंडिंग के लिए। ठीक है, बाइंड किया, फ्लैट कर दिया, वहां पे बाइंडिंग कर दी, लोकल अनवाइंडिंग की। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेंगे और उनके लिए प्लेटफॉर्म रेडी करने का काम यहाँ पे कौन करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। अब TF का यहाँ पे क्या है, ये कोर प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, टीबीपी की बाइंडिंग को रेगुलेट करने का काम करेगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A यहाँ पर आता है, उसका काम है यहाँ पे टीबीपी और TF इनकी बाइंडिंग को स्टेबलाइज करना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, अब ये इंटरमीडिएट बनता है। देखो सीक्वेंस कैसे है, पहले D आता है, D के बाद A यहाँ पर होगा, A यहाँ पे क्या कर रहा है, D ने पहले एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, A अब क्या करता है, उनकी बाइंडिंग को स्टेबलाइज करने का काम करता है। फिर B आएगा, BRE को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, B यहाँ पे क्या करेगा, BRE को रिकॉग्नाइज करेगा, और ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है। इंटरमीडिएट किसका बनेगा, RNA पोल 2 का, मतलब क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आने वाला है वो RNA पोल 2 आएगा, तो वहां पर एक ही इंटरमीडिएट फॉर्म करता है इन द रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पोल 2, और ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, विद द कोर प्रमोटर एलिमेंट BRE। फिर ये जो F यहाँ पर होगा, F यहाँ पे किसके साथ आता है, अलोंग विद RNA पॉलीमरेज। तो इसका काम यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 को क्या करना, रिक्रूट करना। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब यहां से पार्ट बी से क्वेश्चन बन जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। तो आंसर विल बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ये आता है अलोंग विद द RNA पोल 2, और ये इसको रिक्रूट करता है प्रमोटर रीजन पर। फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E यहाँ पर आता है, जो इंटरमीडिएट होता है इन द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, क्योंकि अब इसके बाद आने वाला है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। अब ये जो 2H होगा, अब ये अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये जो फैक्टर होगा इसके पास 2 एक्टिविटी होती है। एक इसके पास यहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी होगी। अब जब हमने प्रोकैरियोट किया था, प्रोकैरियोट में हमने ये देखा था कि जो RNA पॉलीमरेज होगा, RNA पॉलीमरेज के पास खुद के पास ही हेलिकेज की एक्टिविटी है, बट इन द यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H हैज द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज। ठीक है, इसके पास हेलिकेज की एक्टिविटी होती है, और सेकेंड इसके पास एक्टिविटी होती है काइनेज। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H के पास, हेलिकेज एंड काइनेज। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E एक इंटरमीडिएट होता है जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की एक्टिविटीज को मॉड्यूलेट करने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H यहाँ पर होगा, हेलिकेज एक्टिविटी है, ये रिस्पॉन्सिबल होगी यहाँ पे क्लोज से क्या बनाने में, ओपन कॉम्प्लेक्स। और ये जो सीक्वेंस यहाँ पर आता है वो, मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बना था वो इसी सीक्वेंस में क्या कि पहले यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आएगा, फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A आएगा, फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B यहाँ पर होगा। ठीक है, B यहाँ पर आया,
फिर यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे फिर 2F आने वाला है, ठीक है, 2F होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E यहाँ पर होगा, और फिर इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर क्या आएगा, 2H। इसी सीक्वेंस में क्या करते हैं, ये एलिमेंट यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे प्रमोटर रीजन यहाँ पर होगा, अब इस प्रमोटर रीजन में यहाँ पे क्या बनता है, पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है, अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर होंगे, ये आके बाइंड करेंगे, और यहाँ पर क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है, और यहाँ पर डिफरेंट काइंड की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है जो यहाँ पे बाइंड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनता है, ये बनता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो जो इनिशिएशन यहाँ पर होगा, इनिशिएशन में यहाँ पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर है, जिसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ रहे हैं, और वो यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये डीएनए यहाँ पर हुआ, इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये टाटा बॉक्स हुआ, तो टाटा बॉक्स को यहाँ पे क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D सबसे पहले आया, और इसकी टीबीपी जो यहाँ पर होगी वो टाटा बॉक्स के साथ जाके बाइंड करेगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B आएगा। बी जो यहाँ पर है वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पर BRE एलिमेंट होंगे उनको रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे टाटा बॉक्स है, यहाँ पर ये यहाँ पे टीबीपी यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये आया, बी यहाँ पर है, और यहाँ पे ए यहाँ पर हुआ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है एफ आएगा, एफ किसको लेकर आता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है, एफ यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आएगा। अब फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, ये एफ यहाँ पर हुआ, ठीक है, ये डी यहाँ पर है, ठीक है, ये बी यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर ये ए है। अब फिर इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आएगा, तो ये E यहाँ पे बाइंड किया, ये H यहाँ पर आया, और H यहाँ पर अब यहाँ पे क्या बन चुके हैं, अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, ये हो गया है अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बना, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स अभी कैसा बना है, ये बना है यहाँ पर क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, अभी क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब अभी यहाँ पे क्या बन चुका है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा प्रमोटर एस्केप, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर प्रमोटर एस्केप। जैसे हमने लास्ट किया था प्रमोटर क्लियरेंस या फिर प्रमोटर एस्केप होगा, ऐसे यहाँ पर प्रमोटर एस्केप यहाँ पर आएगा। अब देखो जो प्रमोटर क्लियरेंस है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज कैसे आगे मूव करेगा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो यहाँ पर होता है फोस्फोराइलेशन, ठीक है। वो यहाँ पर होगा फोस्फोराइलेशन ऑफ CTD, सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पोल 2। अब देखो हमने जब आरएनए पोल 2 का स्ट्रक्चर किया था तो वहां पर देखा था कि आरएनए पोल 2 की जो सी टर्मिनल डोमेन होती है वहां पर हेप्टार्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, सीरीन प्रोलिन रिच हेप्टार्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, इससे सीरीन रेसिड्यू पर यहां पर फोस्फोराइलेशन होगी, एंड दिस फोस्फोराइलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोटर क्लियरेंस। अगर फोस्फोराइलेशन नहीं होगा तब तक ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये प्रमोटर को क्लियर करके आगे इलोंगेशन फेज पे एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोस्फोराइलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H यहाँ पर होगा, इसके पास एक एक्टिविटी हेलिकेज एंजाइम तो है, इसके पास एक एक्टिविटी एटीपीएस एक्टिविटी है, दूसरी इसके पास यहाँ पर क्या होता है, काइनेज एक्टिविटी होती है। एटीपीएस एक्टिविटी से ये क्या करता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करेगा, और ये एटीपी हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड होती है फॉर द हेलिकेज एक्टिविटी, क्योंकि जो हेलिकेज एंजाइम है उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, वो तभी वहां पे क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है। तो अनवाइंडिंग करने के लिए एटीपी हाइड्रोलिसिस चाहिए, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H के पास मतलब हेलिकेज है तो उसके पास एटीपीएस एक्टिविटी यहाँ पर है। काइनेज का काम यहाँ पर क्या होगा, काइनेज का काम यहाँ पर है फोस्फोराइलेशन। ये यहाँ पे क्या करेगा, फोस्फोराइलेशन करेगा, फोस्फोराइलेशन ऑफ CTD, ठीक है। CTD की फोस्फोराइलेशन यहाँ पे करेगा जिससे प्रमोटर आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे देखो इसमें यहाँ पर क्या हो, देखो ये यहाँ पे सी टर्मिनल डोमेन है, यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप की यहाँ पे एडिशन हुई और इससे यहाँ पे देखो ये आरएनए बनना यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है।
तो फोस्फोरिलेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या करने के लिए, इंपॉर्टेंट है प्रमोटर क्लियरेंस के लिए। प्रमोटर क्लियरेंस तभी होगी जब तक फोस्फोरिलेशन नहीं होगी। प्रोकैरियोट्स में फोस्फोरिलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, वहां पर हमने ये बात नहीं की थी कि वहां पर सीटीडी जो है वो फोस्फोरिलेट वहां पर होगा, यहाँ पर फोस्फोरिलेशन यहाँ पर होती है। अब जब इसके फोस्फोरिलेशन यहाँ पर होगी तब यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके साथ एसोसिएटेड जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएटर फैक्टर्स, उन सबकी शेडिंग होगी। फोस्फोरिलेशन से एक चीज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होगा शेडिंग ऑफ इनिशिएटर फैक्टर्स। जब इनिशिएटर फैक्टर एक बार शेड हो जाएंगे, अब नेक्स्ट इलोंगेशन फैक्टर की बाइंडिंग वहां पर हो सकती है, क्योंकि इलोंगेशन फैक्टर की बाइंडिंग के लिए स्पेस चाहिए। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इलोंगेशन फैक्टर अब इजी यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेगा, इनिशिएटर फैक्टर को यहाँ पे शेडिंग यहाँ पर होगी। तो वो क्या कैसे होगी, जब फोस्फोरिलेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि यहाँ पे बाइंडिंग कैसे यहाँ पर है, मतलब प्रमोटर क्लियरेंस यहाँ पे कैसे यहाँ पर होगा। तो इनिशिएशन में एक तो पहले यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर क्लियरेंस यहाँ पर होगी। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्लोज से ओपन यहाँ पर होगा। ओपन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो यहाँ पर होगा, इसके जो यहाँ पर हेलिकेज एक्टिविटी और डीएनए को अनवाइंड करके क्लोज से ओपन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस में जैसे डी आएगा, ए बी ये फैक्टर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इनका अपना अलग अलग रोल यहाँ पर होगा। यहाँ पे ये काम करेंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर फोस्फोरिलेशन यहाँ पर होगी, काइनेसिस एंजाइम है, फोस्फोरिलेट करेंगे और प्रमोटर यहाँ पे एस्केप होगा, मतलब प्रमोटर क्लियरेंस यहाँ पर होगी। अब ये जो डीएनए है या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये कहाँ पे एंटर करेगा, इलोंगेशन फेज में एंटर करेगा। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, इसको यहाँ पर जैसे हमने किया था, इसको हेल्प की जरूरत होती है, मतलब ये खुद से रेगुलेट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जरूरत होती है किसके, एक्टिवेटर्स की। ठीक है, एक्टिवेटर्स इसके साथ जाके क्या करें, बाइंड करें। एक्टिवेटर्स यहाँ पे क्या करेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन की यहाँ पे जरूरत यहाँ पर होती है। और एक्टिवेटर बाइंड कहाँ पर करता है, एक्टिवेटर बाइंड करता है रेगुलेटरी सीक्वेंस पर बाइंड करता है। ठीक है, और रेगुलेटरी सीक्वेंस हमने क्या किया था, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होगा प्रमोटर रीजन के। अब ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है, दिस रेगुलेटरी सीक्वेंस ये मतलब जो कोर प्रमोटर होगा, कोर प्रमोटर से 1000 बेस पर अवे भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको एक्टिवेटर को बाइंड करना है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना है तो ये प्रमोटर के पास ही प्रेजेंट होंगे। ये कोर प्रमोटर से 1000 बेस पर अवे भी हो सकते हैं, 100 बेस पर अवे हो सकता है, 10, 100, 1000 बेस पर अवे भी हो सकते हैं। तो अब देखो, अगर जब ये रेगुलेटरी सीक्वेंस 1000 बेस पर अवे होगा डीएनए से, तब कैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है ना, अब यहाँ पर डीएनए क्या करता है, डीएनए के बाइंडिंग यहाँ पर होती है, मतलब सीक्वेंस रेगुलेट कर इंटरेक्ट करने के लिए। अब बाइंडिंग में यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, ये बना हुआ यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जिसमें यहाँ पे आरएनए पोल 2 है, सब इनिशिएटर फैक्टर्स यहाँ पे बाइंड है। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रेगुलेटरी सीक्वेंस है। अब इन रेगुलेटरी सीक्वेंस के साथ यहाँ पर ये क्या बाइंड है, एक्टिवेटर। अब इन एक्टिवेटर को क्या करना है, यहाँ पर उन्हें इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मतलब ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। अब इंटरेक्शन के लिए पहले तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पे इनकी लोकेशन बहुत दूर यहाँ पे थी, कुछ 1000 बेस पर अवे या 100 बेस पर अवे ये प्रेजेंट थे। तो अब इसमें यहाँ पर होगा क्या, पहले तो यहाँ पे डीएनए की बाइंडिंग हुई ताकि यहाँ पे नियर बाय मतलब कॉन्टेक्ट इनका बन जाए। अब इनको इन्हीं के बीच में यहाँ पर क्या आता है, मीडिएटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आता है, और वो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये हेल्प करता है कि जो एक्टिवेटर यहाँ पर है वो इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरेक्ट करे। तो यहाँ पे मीडिएटर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये जो एक्टिवेटर्स होंगे वो यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, और ये जो एक्टिवेटर यहाँ पर है किसके साथ यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा, क्रोमेटिन रिमॉडलर्स के साथ। ठीक है, क्रोमेटिन रिमॉडलर्स जो यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्रोमेटिन होगा, क्रोमेटिन को डिकंडेंस करने का काम करेंगे या फिर डिमेंटल करेंगे, वहां पे जो भी हिस्टोन प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट है उनका वहां पे काम करेंगे। ठीक है, जिससे वहां पर क्या हो जाए कि जो यहाँ पे जो देखो सिंपल सा ये है ना कि यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट है वो डीएनए अपनी बेड्स ऑन स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। तो जब तक उनके हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएशन वीक नहीं होगी तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इनकी एसोसिएशन को वीक करने के लिए कुछ यहाँ पे एंजाइम्स यहाँ पर आएंगे, मॉडिफायर्स यहाँ पर होंगे जो यहाँ पे क्या करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन और जो डीएनए होगा इनके बीच के इंटरेक्शन को वीक करेंगे, जिससे यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सपोज हो जाएगा डीएनए और वो क्या कर सकता है, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। तो ऐसे यहाँ पर जो रेगुलेटर यहाँ पर होंगे, ये जो एक्टिवेटर है, इनकी बाइंडिंग किसके साथ है, क्रोमेटिन रिमॉडलर के साथ। ऐसे यहाँ पे ये एंजाइम है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम।
ठीक है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम एंजाइम का पढ़ते हैं हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो एसिटाइलेशन यहाँ पर करता है और इनकी बाइंडिंग को वीक करता है, जिससे डीएनए यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सपोज्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स है, मीडिएट कर रहे हैं और यहाँ पर फिर एक्टिवेशन यहाँ पर होगी और इनिशिएशन यहाँ पर हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर हो गया इनिशिएशन, अब इसके बाद जो डीएनए यहाँ पर होगा, डीएनए एंटर करता है इलोंगेशन में। ठीक है, इलोंगेशन में एंटर कब करेगा, जब तक यहाँ पे फोस्फोराइलेशन नहीं होगी तब तक डीएनए की एंट्री नहीं होगी, मतलब ये तब तक इलोंगेशन फेज में एंटर नहीं करेगा। फोस्फोराइलेशन से टर्मिनल डोमेन पर होगी, से टर्मिनल डोमेन पे क्या प्रेजेंट है, हैप्टाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है। क्या करेगा, इनिशिएटर फैक्टर्स को वहां से शेड ऑफ करेगा और इलोंगेशन फैक्टर की अब वहां पे बाइंडिंग होगी। तो अब एक चीज यहाँ पे देखना, अब देखो जैसे यहाँ पर अब एक ये वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखना कि जब यहाँ पे ये यहाँ पर 1 to 7 हेप्टाइड सीक्वेंस है सी टर्मिनल डोमेन का। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये YSPTS ये सब यहाँ पे सीरीन प्रोलीन सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसमें अभी यहाँ पे क्या है ना कि जो CTD टेल है, यहाँ पे देखो किसी भी रेसिड्यू की अभी फोस्फोरिलेशन नहीं हुई। ठीक है, अभी ये अपनी अनफोस्फोरिलेटेड स्टेट में, अभी इस स्टेट में ये प्रेजेंट है। अब जब यहाँ पे क्या होता है, अपनी अनफोस्फोरिलेटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो अब ये किसके स्टेज है, ये स्टेज है यहाँ पे प्री इनिशिएशन की, मतलब अभी तक प्रमोटर क्लियरेंस नहीं हुई, अभी तक प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं किया, तो ये स्टेज यहाँ पे कैसे प्री इनिशिएशन की स्टेज यहाँ पर है। और इस स्टेज पर यहाँ पर कोई भी फैक्टर रिक्रूट नहीं होते। अब देखो इस चीज को ऐसे समझना, देखो जो फोस्फोरिलेशन है ना, फोस्फोरिलेशन जो है दो इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करती है। एक तो वो क्या करेगी, शेडिंग ऑफ कर देगी इनिशिएटर फैक्टर्स को कि अब और दूसरा टाइप के फैक्टर्स आके वहां पे बाइंड करें। प्लस में फोस्फोरिलेशन से क्या होगा कि अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे मूव करे, प्रमोटर क्लियरेंस हो। बट एक और चीज यहाँ पे क्या होता है कि जो फोस्फोरिलेशन यहाँ पर होती है वो यहाँ पर कुछ आरएनए प्रोसेसिंग फैक्टर्स को भी रिक्रूट करता है, जिससे आरएनए की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी एमआरएनए यहाँ पे बन रहा है, एमआरएनए के बाद अभी यहाँ पे क्या होगा, इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगी, जिसमें कैपिंग आ जाएगा, टेलिंग होगा, स्प्लाइसिंग यहाँ पर होगा। अब ये जो कैपिंग, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, कि एक्चुअल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती, कैपिंग एक को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि अभी एमआरएनए बन ही रहा होता है, तभी के तभी वहां पर क्या करते हैं, कैपिंग एंजाइम्स आके ऐड हो जाता है और कैपिंग तभी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो और जो कैपिंग एंजाइम्स हैं, इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, जो ये फोस्फोरिलेशन यहाँ पर हो रही है, इसी की वजह से कुछ कैपिंग एंजाइम्स हैं जो आके रिक्रूट करते हैं और वो फिर एमआरएनए की कैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसी में यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे क्या है, अब सीरीन के 5th पोजीशन पर, जो 5th पोजीशन पर यहाँ पर हुई फोस्फेट ग्रुप, ये फोस्फेट ग्रुप की एडिशन हुई फोस्फोरिलेशन। जब 5th पोजीशन पर यहाँ पे क्या होगा, इसकी फोस्फोरिलेशन होगा, तब होगा प्रमोटर एस्केप। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज बन सकता है कि हेप्टाइड सीक्वेंस में किस पोजीशन पर फोस्फोरिलेशन होगा कि प्रमोटर एस्केप होगा। तो सीरीन 5 पर यहाँ पे फोस्फोरिलेशन होगा तो प्रमोटर एस्केप होगा। और यहाँ पर जो फैक्टर्स यहाँ पे रिक्रूट होंगे, वो कौन से फैक्टर यहाँ पे रिक्रूट होंगे, कैपिंग। तो जैसे देखो यहाँ पे कैपिंग एंजाइम है, कैपिंग एंजाइम की रिक्रूटमेंट यहाँ पर होगी कैसे, जब फोस्फोरिलेशन यहाँ पर हुआ 5th पोजीशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिंग एंजाइम्स की रिक्रूटमेंट होगी। अब सेकंड देखो, अब यहाँ पर जो फोस्फोरिलेशन हो रही है वो कहां पर हो रही है, 2nd पोजीशन पर, 2nd सीरीन रेसिड्यू पर। अब जैसे 2nd सीरीन रेसिड्यू पर होगी, तब यहाँ पे ये किस स्टेज में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इलोंगेशन में। ठीक है, देखो सीरीन भी 5th एंड 2nd दो पोजीशन पर यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी फोस्फोरिलेशन यहाँ पर हो रही है 5th एंड 2nd पे। 5th पोजीशन पर तो यहाँ पे क्या है, प्रमोटर एस्केप यहाँ पर होगा। ठीक है, 2nd पोजीशन पर यहाँ पर क्या, इलोंगेशन स्टेज में वो एंटर कर रहा है। और जब इलोंगेशन स्टेज में एंटर कर रहा है तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो किसके यहाँ पर होगी, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग फैक्टर या फिर स्प्लाइसिंग मशीनरी की यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। तो 2nd पर स्प्लाइसिंग की रिक्रूटमेंट है, 5th पर कैपिंग एंजाइम्स की रिक्रूटमेंट है, 5th पोजीशन पर प्रमोटर एस्केप हो रहा है, 2nd पोजीशन पर यहाँ पे इलोंगेशन यहाँ पर हो रही है। तो जैसे देखो यहाँ पर है कैपिंग एंजाइम यहाँ पर रिक्रूट होगी, यहाँ पे 5' एमआरएनए पर, और यहाँ पर क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ स्प्लाइसिंग मशीनरी यहाँ पर है जो आगे अब ऐड होगी कब, जब यहाँ पे 2nd पोजीशन पर फोस्फोरिलेशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो अब स्प्लाइसिंग के कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पॉली एडेनाइलेशन क्लीवेज फैक्टर्स यहाँ पर है जो इसके साथ बाइंड यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है कैसे यहाँ पे प्रमोटर एस्केप होगा, कौन से रेसिड्यू पर फॉस्फोरिलेशन होगी एंड कौन से रेसिड्यू पर फॉस्फोरिलेशन से इलोंगेशन होगा एंड कौन से फैक्टर यहाँ पे रिक्रूट होंगे। पार्ट बी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है या फिर पार्ट सी में डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे ये चीज तो देखा कि यहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पे रिक्रूट होंगे, तो बेसिकली अब हम इलोंगेशन यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इलोंगेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं। इलोंगेशन में हमने क्या देखा, फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर होगी। फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे किस पे होगी, सीरीन रेसिड्यू पे, सीरीन 2 पर यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जो फॉस्फोरिलेशन होता है ना, यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन करने के लिए यहाँ पर आते हैं काइनेज एंजाइम, और वो काइनेज एंजाइम यहाँ पर होता है PTFB। PTFB यहाँ पे एंजाइम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये काइनेज एंजाइम होगा, काइनेज एंजाइम यहाँ पर आता है PTFB। ठीक है, ये एक काइनेज एंजाइम है जो क्या करता है, सीरीन रेसिड्यू की फॉस्फोरिलेशन करता है। और जो इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पर आता है, इलोंगेशन फैक्टर जो यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर आते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, SPT5, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S एंड SPT5, ये दोनों इलोंगेशन फैक्टर्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, इसके पास यहाँ पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है। ये जो फैक्टर यहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, ये दोनों यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पर है। तो ये जो PTFB यहाँ पर है ना, ये एक काइनेज एंजाइम है जो सीरीन रेसिड्यू की यहाँ पर क्या करता है, फॉस्फोरिलेशन, जिससे यहाँ पे इलोंगेशन फेज में पॉलीमरेज एंजाइम एंटर करता है। अब ये जो यहाँ पर है इसका एक और काम होता है, ये क्या करता है, ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट करेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S एंड SPT5। ठीक है, इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के रिक्रूटमेंट करने में भी कौन यहाँ पे रोल प्ले करता है, यही एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करेगा। तो एक्चुअल में जो PTFB है ये इलोंगेशन को रेगुलेट करता है, कैसे, इलोंगेशन फैक्टर्स को रिक्रूट करके एंड सीरीन रेसिड्यू की फॉस्फोरिलेशन करके। ठीक है, और ये जो SPT5 होगा, ठीक है, SPT5 और जो ये NUS-G, जो हमने NUS प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में किए थे, जो इलोंगेशन को प्रमोट कर रहे थे, ये दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम सीक्वेंस है, SPT5 और जो NUS-G यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पे रेगुलेट करते हैं इलोंगेशन फैक्टर। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S होगा, SPT5 यहाँ पर होगा, PTFB यहाँ पर आता है, काइनेज एंजाइम है, काम क्या कर रहा है, सीरीन रेसिड्यू की यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन कर रहा है, सीरीन सेकंड पोजीशन पे फॉस्फोरिलेशन करेगा, इलोंगेशन में करवाएगा, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रिक्रूट करने का काम भी करता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब इलोंगेशन कॉन्टिन्यू यहाँ पर है। अब इसमें यहाँ पर क्या है कि जो इलोंगेटिंग RNA पॉलीमरेज है उसको अपने रास्ते में क्या करना पड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स को भी वहां पे डील करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब RNA पॉलीमरेज आगे मूव करेगा तो इसके रास्ते में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी तो यहाँ पर आएंगे ना, हिस्टोन प्रोटीन को डील करेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं फैक्ट प्रोटीन। फैक्ट जो यहाँ पर है ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इनका काम यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन को फैसिलिटेट करना। अब ये जो फैक्ट प्रोटीन है ये मेनली क्या करते हैं, क्रोमेटिन, मतलब ये किसके साथ बाइंड करता है, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, ये हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन है फैक्ट। ठीक है, अब ये जो फैक्ट है ये यहाँ पे क्या होता है, ये एक हेट्रोडाइमर है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, हेट्रोडाइमर यहाँ पर होता है। हेट्रोडाइमर में इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, एक यहाँ पर होता है SPT16 और एक आता है SSRP1। ठीक है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है रास्ते में हिस्टोन प्रोटीन आता है, हिस्टोन प्रोटीन से डील करने के लिए जो प्रोटीन वहां पर होता है वो वहां पर क्या आता है, फैक्ट। ठीक है, फैक्ट यहाँ पर होगा जो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है एक ये हेट्रोडाइमर है जिसकी 2 सब यूनिट यहाँ पर है SPT16 एंड SSRP1। देखो जैसे ये यहाँ पे SSRP1 और यहाँ पे क्या SPT16 यहाँ पर है, 2 सब यूनिट यहाँ पर है। अब ये जो SPT1 है, SPT16 ये बाइंड करती है विद दी H2A H2B डाइमर के साथ। ठीक है, ये H2B डाइमर के साथ बाइंड करते हैं। SSRP1 ये बाइंड करते हैं H3H4 डाइमर के साथ। ठीक है, H3H4 के साथ SSRP1 बाइंड करेगा और यहाँ पे H2A H2B डाइमर के साथ SPT16 बाइंड करेगा।
तो एक्चुअल में ये जो प्रोटीन है ना, इन प्रोटीन का काम क्या होता है, इन प्रोटीन का काम होता है डिसमेंटल द हिस्टोन प्रोटीन। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर जो यहाँ पर है, हिस्टोन ऑक्टामर को डिसमेंटल करने का काम करते हैं, मतलब उनको सेपरेट करने का काम करेंगे। जब ये डिसमेंटलिंग यहाँ पर हो जाएगी हिस्टोन ऑक्टामर की, अब वो डीएनए एक्सपोज हुआ, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पर ये बाइंड किया है, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या कर दी, डिसमेंटलिंग यहाँ पे कर दी। जैसे यहाँ पर क्या था, ये S2A S2B, तो ये इसने S2 S2B के साथ बाइंड किया और उसको यहाँ से रिलीज कर दिया, डिसमेंटलिंग यहाँ पे की, ठीक है। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा, अब डीएनए एक्सपोज्ड है, वो वहां पे क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अब देखो इनका काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि डिसमेंटल करते हैं, ये जो फैक्ट है ये यहाँ पे शेप्रोन्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। ये शेप्रोन्स की तरह भी काम करेंगे। शेप्रोन्स की तरह मतलब कैसे, कि जब एक बार उन्होंने डिसमेंटल कर दिया तो वापिस रीएसोसिएट करने का काम भी ये करते हैं, ठीक है। इनका काम ये है कि रास्ते में फैक्ट प्रोटीन के बाइंड है, 2 सब यूनिट है, हिस्टोन ऑक्टामर के साथ बाइंड करेंगे, पहले उनके अनवाइंड करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे। जब आरएनए पॉलीमरेज क्रॉस कर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो वापस से एज अ शेप्रोन्स की तरह एक्ट करके उन प्रोटीन्स को वापस से असेंबल करने का काम भी करते हैं। तो ये रीअसेंबली भी करते हैं और ये डिसेंबल भी यहाँ पे करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स को। तो हिस्टोन ऑक्टामर्स को डिसमेंटल करने का काम भी किया, जब वो आरएनए पॉलीमरेज क्रॉस किया तो वापस से रीअसेंबल करने का काम भी यहाँ पे कौन करता है, फैक्ट प्रोटीन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ क्वेश्चन ये बन सकता है कि फैक्ट का फंक्शन यहाँ पे क्या है, तो इनका फंक्शन यहाँ पर होगा क्रोमेटिन को, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे इनको डिसमेंटल करना, वापस से रीअसेंबल भी करेंगे। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, कि जो यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एज अ बैरियर वहां पे काम ना करे, आरएनए पॉलीमरेज स्मूथली वहां पे ट्रांसक्रिप्शन को करता रहे। 2 इनके यूनिट यहाँ पर है, डाइमर यहाँ पर होता है, spt16 यहाँ पर होगा, SSRP1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर आता है इलोंगेशन के बारे में, ठीक है। इलोंगेशन में इतना यहाँ पर होगा, जिसमें 2 फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s, spt5, 5 इलोंगेशन फैक्टर है, 16 ये फैक्ट का पार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर काम करता है, इलोंगेशन ऐसे यहाँ पर होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है, नेक्स्ट यहाँ पर होगा टर्मिनेशन यहाँ पर आता है, ठीक है। टर्मिनेशन यहाँ पे देखते हैं कि अब टर्मिनेशन यहाँ पे कैसे होगी, ट्रांसक्रिप्शन की। अब देखो जो टर्मिनेशन है ना, टर्मिनेशन एक्चुअल में अभी वेल नोन नहीं है कि यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कैसे होती है, बट यहाँ पे 2 मॉडल्स यहाँ पर आते हैं टर्मिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक यहाँ पर होता है टॉर्पीडो मॉडल, ठीक है, एक टॉर्पीडो मॉडल होता है, और एक यहाँ पर आता है एलोस्टेरिक मॉडल, ठीक है। वन इज टॉर्पीडो मॉडल एंड अनदर इज एलोस्टेरिक मॉडल, ठीक है। तो दोनों मॉडल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे टर्मिनेशन कैसे होती है। तो ये फर्स्ट यहाँ पर है टॉर्पीडो मॉडल, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे टॉर्पीडो मॉडल। अब देखो ये जो टॉर्पीडो मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है ना, अब एक चीज यहाँ पे पहले समझता, देखो जैसे देखो ये डीएनए यहाँ पर होगा, ठीक है, डीएनए पर एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसको यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वो सीक्वेंस यहाँ पर है पॉली ए सिग्नल, ठीक है, सीक्वेंस है पॉली ए सिग्नल। अब ये जो पॉली ए सिग्नल है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, आरएनए बनेगा। अब ये आरएनए पर यहाँ पर क्या गया, ये आरएनए पर यहाँ पर आया, पॉली ए सिग्नल यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये जो पॉली ए सिग्नल है, यहाँ पर क्या करता है, आरएनए पर यहाँ पर कुछ प्रोटीन आगे बाइंड करते हैं, और वो प्रोटीन फिर आगे क्या करते हैं, ये करते हैं पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। पॉली एडिनाइलेशन यहाँ पे करेंगे, कुछ प्रोटीन्स आगे बाइंड करेंगे इस पॉली ए सिग्नल से, पॉली एडिनाइलेशन, और यहाँ से एमआरएनए को क्लीव करने का काम करते हैं। ये जो प्रोटीन बाइंड किए, इनका काम यहाँ पे क्या है, क्लीवेज करना एमआरएनए की, और पॉली एडिनाइलेशन करना। तो जैसे क्लीवेज यहाँ पर होगी, तो एंड में यहाँ पर होगा पॉली ए सिग्नल, और फिर यहाँ पर पॉली ए टेल की एडिशन होगी। तो नॉर्मली डीएनए में पॉली ए सिग्नल होता है, पॉली ए सिग्नल ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए पर आता है, एमआरएनए पर जैसे भी आएगा वहां पे कुछ फैक्टर्स प्रोटीन्स आके बाइंड करेंगे, जो क्लीवेज करेंगे एंड पॉली ए टेल की एडिशन करेंगे। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, टेलिंग ऐसे एक्चुअल में होता है। अब यही चीज आगे रिस्पॉन्सिबल होती है टर्मिनेशन के लिए, ठीक है। तो देखना कैसे यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर है, RAT1 है, ठीक है, और यहाँ पर है ये XRN2। XRN2 मतलब बेसिकली मैमल्स में है, मैमल्स में इसको XRN2 यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है ना, कि देखो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम के साथ यहाँ पर एक न्यूक्लियस एंजाइम एसोसिएटेड रहता है, ठीक है, RAT1 XRN2 यहाँ पे होगा।
जब यहाँ पर क्या हुआ, ये आरएनए यहाँ पे बन रहा है। अब आरएनए की जैसे हमने कहा कि कैपिंग एक को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, तो फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर हुआ, कैपिंग यहाँ पर होगी। अब ये कैप्ड है, ठीक है, कैप्ड है तो मतलब अब ये जो एमआरएनए है ये प्रोटेक्टेड है, इस न्यूक्लियोसिस एंजाइम से प्रोटेक्टेड होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, पोली ए सिग्नल यहाँ पर आया, ट्रांसक्राइब होकर सिग्नल यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर क्लीवेज होगी, जैसे बताया था क्लीवेज हुई। अब ये यहाँ पे क्लीवेज होने के बाद टेलिंग होगी, तो यहाँ पर ये एमआरएनए बन गया, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कैपिंग है, टेलिंग यहाँ पर है। अभी देखो जो ये आरएनए है, अभी टर्मिनेशन नहीं हुई, मतलब ट्रांसक्रिप्शन अभी स्टॉप नहीं हुई, अभी आरएनए पॉलीमरेज आगे कंटिन्यू है। वो कॉन्टिन्यूटी में यहाँ पे क्या कर रहा है, आरएनए को सिंथेसाइज यहाँ पे कर रहा है, आरएनए को बना रहा है। बट अब ये जो आरएनए यहाँ पर होगा, अभी ये अपने 5 प्राइम एंड से यहाँ पे कैसा एक्सपोज्ड है या फिर अनकेप्ड है, ठीक है, एक्सपोज्ड हुआ या फिर कैसे अनकेप्ड एंड इसका है। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोसिस एंजाइम है वो यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है, 5 प्राइम एंड पे जाके बाइंड करने के बाद क्या कर देगा, क्लीवेज स्टार्ट करेगा। देखो यहाँ पे बाइंड किया, क्लीव कर दे, तो यहाँ पे जो आरएनए यहाँ पे बनता रहेगा उसकी क्लीवेज यहाँ पर होती रहेगी। अब जैसे यहाँ पे क्लीवेज होगी, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जो एंजाइम है ये रिलीज हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से रिलीज यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगी टर्मिनेशन। तो देखो टर्मिनेशन जो यहाँ पर है, टर्मिनेशन के लिए एज सच नहीं पता है कि टर्मिनेशन कैसे यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में किया था, 2 टाइप का, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होगी। यूकैरियोट्स में क्या है कि यहाँ पे जो टर्मिनेशन है एज सच नॉन फिनोमिनल नहीं है, बट उसके लिए 2 मॉडल्स हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि टर्मिनेशन होगी कैसे, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे पोली ए सिग्नल सीक्वेंस का आता है। पोली ए सिग्नल सीक्वेंस से यहाँ पर क्या होगा कि जो एमआरएनए अनकेप्ड एमआरएनए यहाँ पर होगा, वहां पे न्यूक्लियोसिस एंजाइम आके बाइंड करेंगे, वो बाइंड करेंगे और वहां पर क्या होगी, क्लीवेज यहाँ पर होगी। क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज अलग रिलीज होगा, न्यूक्लियोसिस एंजाइम अलग रिलीज होंगे एंड यहाँ पे टर्मिनेशन यहाँ पर हो जाएगी। सो ये यहाँ पर होता है टॉर्पीडो मॉडल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ऐसे अब हम सेकेंड मॉडल यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड मॉडल जो यहाँ पर है, दिस इज द एलोस्टेरिक मॉडल, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, दिस इज द एलोस्टेरिक मॉडल। अब देखो ये जो एलोस्टेरिक मॉडल है, ये जो एलोस्टेरिक मॉडल होगा, इसमें यहाँ पे क्या बोला, सेम कंसेप्ट, पोली ए सिग्नल सीक्वेंस एमआरएनए पर आया, यहाँ पर क्लीवेज हुई, ये एमआरएनए रिलीज हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस पोली ए सिग्नल को क्रॉस करता है, यहां पर होती हैं एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होंगी एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशंस, और जैसे ही एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशंस होंगी, इन एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन से आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो यहां से क्या करेगा, उसकी बाइंडिंग वीक हो जाएगी डीएनए के साथ और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां से हो जाएगा रिलीज। तो पहले वाले मॉडल में वहां पर न्यूक्लियोसिस एंजाइम आ रहा था जो क्या करता है, क्लीवेज कर रहा था, उससे वहां पे आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हुआ। यहाँ पर न्यूक्लियोसिस एंजाइम नहीं आया, यहाँ पे कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए, एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशंस यहाँ पर हुई, जिससे ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, जिससे जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर जो एमआरएनए होगा वो अलग यहाँ पर होगा। कल्याणी, आपको जो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपको इंक्वायरी करनी है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हमारा ऑनलाइन बैच अभी रनिंग है, तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रिगार्डिंग एनी कोर्स, टीजीटी, पीजीटी, सीएसआर नेट, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, किसी भी टेट है, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, किसी भी टाइप के कोर्स के बारे में आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे सारे बैचेस अभी चल रहे हैं, ठीक है, रनिंग है, हमारे जितने भी बैचेस है अभी सब अभी हमारा चल रहा है। चलिए, तो ये यहाँ पर हुआ एलोस्टेरिक मॉडल यहाँ पर है। ओके, वेलकम कल्याणी। तो अभी यहाँ पर है हमारा ये एलोस्टेरिक मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हमने आरएनए पोल 2 का यहाँ पे किया। इनिशिएशन में याद रखना, इनिशिएशन में देखो क्या चीज देखना है, इनिशिएशन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स देखने हैं, सीक्वेंस में कैसे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन इंपॉर्टेंट होगा। फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्रमोटर एस्केप के लिए। फिर यहाँ पे इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन में यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, फॉस्फोरिलेशन।
बट यहाँ पे दोनों में रेसिड्यू अलग अलग है। यहाँ पे सीरीन 5 होगा, यहाँ पर सीरीन सेकेंड पोजिशन पर, ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होगी। और यहाँ पे फैक्टर्स हमने किए हैं, यहाँ पर फिर हमने क्रोमेटिन का यहाँ पे कंसेप्ट किया है, ठीक है। टर्मिनेशन में हमने यहाँ पे 2 मॉडल्स किए हैं और मॉडल्स में देखा कि कैसे कैसे यहाँ पर टर्मिनेशन यहाँ पर हो सकती है, जिसमें एक टोरपीडो मॉडल यहाँ पे था और एक हमारा यहाँ पे था एलोस्टेरिक मॉडल, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट है इसी के साथ। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अब हमारे प्रमोटर्स आएंगे। जैसे हमने आरएनए पोल 2 प्रमोटर किया था ना, अरेंजमेंट की सीक्वेंस। अब ये जो हमारा यहाँ पर है, ये है यहाँ पे आरएनए पोल 1 प्रमोटर, ठीक है। ये यहाँ पे आरएनए पोल 1 प्रमोटर है। आरएनए पोल 1 प्रमोटर हमारा होता है स्पेसिफिकली फॉर द आरएनए, ठीक है। आरआरएनए जीन के लिए यहाँ पर होगा, आरएनए पोल 2 एमआरएनए के लिए था, ये आरआरएनए के लिए यहाँ पर होगा। और आरआरएनए की जो सिंथेसिस है वो कहाँ पर हो रही है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस में होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तो कोर प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, +20 से -45 तक कोर प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट है। बट इसके साथ साथ यहाँ पर एक एडिशनल सीक्वेंस प्रेजेंट है, वो सीक्वेंस यहाँ पर है अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है ये अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है यूसीई सीक्वेंस प्रेजेंट है, जो कोर प्रमोटर के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है। और वो यहाँ पर है ए और बी, ठीक है, यूसीए एंड यूसीबी, -100 to -150 तक ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर होगा हमारा किसका, पोल 1 आरआरएनए जीन के लिए यहाँ पर ये प्रमोटर है, ठीक है, जिसमें ए और सी यूसीई एलिमेंट होंगे। अब इनके साथ यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बाइंड है, यूबीएफ, ठीक है, और यहाँ पे SL1 और ये टीबीपी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ये यहाँ पे क्या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पे ये बाइंड है, ठीक है। तो ये सिंपल सा, ये यहाँ पे आरएनए पोल 1 आरआरएनए के लिए यहाँ पर हुआ। ऐसे यहाँ पर आरएनए पोल 2 का हमने किया, ऐसे अब ये जो प्रमोटर यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर है आरएनए पोल 3, ठीक है। अब देखो जैसे हमने किया था ना, हमने किया था कि जो आरएनए पोल 3 होगा, आरएनए पोल 3 के यहाँ पर 3 प्रमोटर्स होंगे, 3 टाइप। वन इज टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर, ठीक है, वन इज टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर, सेकेंड इज टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर, ठीक है, सेकेंड है टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर, थर्ड इज टाइप 3 डाउनस्ट्रीम प्रमोटर, ठीक है, थर्ड यहां पर होगा टाइप 3 डाउनस्ट्रीम प्रमोटर। टाइप 1 होता है फॉर दी 5S आरआरएनए, टाइप 2 होता है फॉर दी टीआरएनए एंड टाइप 3 जो यहां पर वो है U6SN आरएनए, ठीक है। तो जो U6SN आरएनए होगा, इसका जो प्रमोटर वो डाउनस्ट्रीम होता है। बाकी ये जो 2 प्रमोटर्स है, ये कैसे यहां पर आता है, अपस्ट्रीम प्रमोटर यहां पर होंगे, ठीक है। 3 प्रमोटर्स है। अब ये जो यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पर है टाइप 1, ठीक है, यहाँ पे टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर है। ये जो सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, ये है टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर, ठीक है। अब टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर में यहाँ पर देखो क्या क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बॉक्स ए बॉक्स बी यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2C होगा, टीबीपी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3P, थर्ड देखो थर्ड यहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B यहाँ पर होगा, जो BRE सीक्वेंस के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, चलिए, तो ये यहाँ पे टाइप 1 प्रमोटर यहाँ पर हुए। जो टाइप 2 प्रमोटर है, टाइप 2 प्रमोटर में जैसे यहाँ पे बॉक्स ए बॉक्स बी था ना, इसमें यहां पर बस बॉक्स बी और बॉक्स सी यहां पर हो जाता है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस यहाँ पे बॉक्स सी और बॉक्स सी यहां पर, बॉक्स बी और बॉक्स सी यहां पर आ जाता है, ठीक है। ये जो प्रमोटर यहां पर होंगे टाइप 2 प्रमोटर। चलिए, तो ये यहाँ पे आरएनए पोल 1 और आरएनए पोल 3 के प्रमोटर्स थे, डिफरेंट सीक्वेंस यहाँ पर होंगे। तो यहां तक हमारी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यहां तक कंप्लीट है। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हैं जुलाई मंथ में। दिसंबर एग्जाम के लिए जो बैच हमारा यहाँ पर होगा, समाधान 1.0 बैच,
टारगेट हमारा यहाँ पर है दिसंबर 2024 और ये कुछ हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने अभी तक CSR एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब प्लीज अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।